गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित अशोक के फूल पाठ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम लेखक परिचय, उनका साहित्यिक योगदान, रचनाएं, पाठ परिचय तथा सारांश पढ़ाएंगे। लेखक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में जिला बलिया के दुबे का छपरा नामक ग्राम में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी पंडित अनमोल दुबे संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। इनकी माता का नाम ज्योतिकली था। द्विवेदी जी ने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य तथा साहित्याचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक आप शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक रहे तथा 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1941 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की मानव उपाधि से सम्मानित किया। 1957 ईस्वी में इनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके बाद 1960 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष बने। द्विवेदी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष पद को भी कई वर्षों तक सुशोभित किया। 19 मई 1979 को हिंदी साहित्य का दैदीप्यमान नक्षत्र सदैव के लिए विलीन हो गया। साहित्यिक योगदान। आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है। भारतीय संस्कृति के प्राचीन स्वरूप से लेकर हिंदी गद्य की नवीन विधाओं तक इनकी लेखनी से सृजन हुआ। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में इनका मूर्धन्य स्थान रहा। ये हिंदी के विचारक, चिंतक और सफल साहित्यकार थे। इन्होंने अपने आलोचनात्मक साहित्य से नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने किया। कबीर नामक कृति पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। साहित्य समिति इंदौर ने इनको सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। द्विवेदी जी की कृतियां या रचनाएं। इतिहास। हिंदी साहित्य का आदिकाल
हिंदी साहित्य की भूमिका। निबंध संग्रह, कुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। अनुवाद, प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, मेरा बचपन, पुरातन प्रबंध संग्रह आदि। संपादन, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक नाथ सिद्धों की वानियां। आलोचना, सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी निबंधकारों में शीर्षस्थ या कहिए उच्च स्थान रखते हैं। ललित निबंधों की परंपरा को नवजीवन देने के लिए ये सदैव स्मरणीय रहेंगे। इन्होंने हिंदी साहित्य में तार्किक, स्पष्ट एवं मधुर गंभीर आलोचना पद्धति को अपनाया है। द्विवेदी जी आधुनिक हिंदी गद्य की महान विभूति हैं। पाठ परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह अशोक के फूल का पहला ललित निबंध अशोक के फूल हैं, जिसमें बताया गया है कि कामदेव के तुड़ीर में जिन 5 पुष्प बाणों का कोई स्थान मिला है, उसमें एक अशोक का फूल भी है। ईस्वी सन के आरंभ में महाकवि कालिदास के संस्कृत साहित्य में जिस तरह से इसका महिमा मंडन हुआ था, वह मुसलमानी सल्तनत के आगमन से धीरे धीरे अप्रतिष्ठित होने लगा। 2000 वर्ष बाद विषम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये मुस्कुराता रहा, मौज मस्ती में रहा। मस्ती में झूमता हुआ यह वृक्ष हमें भी मस्ती का संदेश आज भी दे रहा है। आगे पाठ का सारांश पढ़ेंगे। पुष्पित, अशोक और उदास लेखक। पुष्पित का मतलब है खिला हुआ, अशोक फूल और उदास लेखक। अशोक के वृक्ष में आए छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के स्तवकों के मोहक भाव और सौंदर्य को
अनुभूत करते हुए लेखक कल्पना कर रहा है कि इस विपुल सुकुमार और सौंदर्य के कारण ही कंदर्प माने काम देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़ करके अपने तुड़ीय के लिए, अपने तर्कस के लिए चयनित 5 पुष्पों में अशोक को चुना है। फिर भी पुष्पित अशोक को देखकर लेखक के मन में एक अजीब उदासी सी छाई हुई है। वो स्वयं को उससे सुंदर नहीं मान रहे हैं। लेकिन अशोक वृक्ष के जीवन काल से उदास है, जो नव वधु के समान कवि महाकवि कालिदास के साहित्य में रोमांच उत्पन्न करता था, आनंद उत्पन्न करता था। मुसलमानी सल्तनत के प्रभाव से साहित्य और समाज से वह गुमसा हो गया है। कामदेव देवता के अन्य 4 पुष्पों अरविंद, आम्रमंजरी, नीलोत्पल और नवमल्लिका तो अभी भी प्रतिष्ठित हैं, सम्मानित हैं, लेकिन अशोक को ही क्यों भुला दिया गया है, इस बात पर लेखक को दुख है। महामानव समुद्र भारतीय संस्कृति। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। बड़ा विचित्र देश है। असुर आए, आर्य आए, शक, कूड़, नाग, यक्ष, गंधर्व जैसी न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और यहीं बसकर भारतवर्ष को बनाने में अपना सहयोग दे गईं। जिन्हें हम हिंदू रीति रिवाज कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। मदनोत्सव का मदन है अशोक। मदन, कामदेव को मदन भी कहा गया है। जो बसंत ऋतु में मदनोत्सव मनाया जाता है, इसी बात का जिक्र लेखक ने किया है। अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का सरस वर्णन मिलता है। सही मायनों में पूजा अशोक की नहीं, उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता व कामदेव की होती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। सरस्वती कंठाभरण, मालविकाग्निमित्र और रत्नावली में मदनोत्सव का सरस और मनोहारी वर्णन मिलता है। अशोक के स्तवकों में यह मादकता आज भी है। पर पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है?
भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। सामंत व्यवस्था के साथ धाराशाही हुआ अशोक। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। भारतीय परंपरा में श्वेत एवं लाल अशोक के फूल होते हैं। श्वेत पुष्प तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी है, जबकि लाल फूल स्मृतिवर्धक माना जाता है। सामंती व्यवस्था के ढह जाने के साथ ही अशोक के फूल की महिमा एवं गरिमा दोनों नष्ट हो गए। सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। आज हम जिसे बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों, सामंतों की आचार निष्ठा, धर्माचार्यों का ज्ञान और वैराग्य, मुसलमान रईसों का अनुकरण, मध्यम काल का व्यावसायिक युग नित्य नूतनता को प्राप्त होता रहा है। महाकाल के पदाघात से धरती धसेगी, उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा और सब नवीन बनेगा। आज भी मस्त है अशोक। अंत में लेखक कहता है कि वही अशोक आज भी मस्त है, आज भी आनंद से मुस्कुरा रहा है, खिल रहा है, झूम रहा है। लेखक कहता है कि उदास होना बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जैसे पहले था, जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। पहले भी आनंदित रहता था जैसे, वैसे आज भी है। कहीं भी तो कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति, मनुष्य की सोच बदली है। महाकवि कालिदास इसका रस ले चुके हैं, बहुत अच्छे से इस पुष्प के विषय में जानते हैं, आनंद ले चुके हैं। मैं भी ले सकता हूं अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। लेखक को ये बात अंत में समझ में आ गई, व्यर्थ में उदास होना किसी काम का नहीं है, क्योंकि आज भी जो का फूल मुस्कुरा रहा है, झूम रहा है, आनंदित हो रहा है। इसलिए केवल मेरे उदास होने से कोई काम नहीं बने। बच्चों, ये हो गया
आपका पाठ का सारांश। अगले दिन हम इस पाठ को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।